Hi friends, welcome back to EduTap. In this session, we are going to discuss some more important MCQs on accountancy for upcoming UPSC EPFO examination. तो फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. So friends, in the EPFO EO 2021 examination, 116 selections were from EduTap and we are again ready for the upcoming APFC and EO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. तो बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट द होमवर्क क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, और इनमें से एक्सटर्नल में कौन सा नहीं आएगा वो आपको बताना है. आपकी गवर्नमेंट, आपके सप्लायर्स, आपके इन्वेस्टर्स, ये आपके एक्सटर्नल हो जाएंगे, बट आपके जो एम्प्लॉइज हैं दे आर गोइंग टू बी इंटरनल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पे बनेगा. आई होप आप सभी ने आंसर को करेक्टली मार्क कर लिया था. फर्स्ट क्वेश्चन, if two or more transactions of the same nature are journalized together having either the debit or the credit account common is known as. Options are compound journal entry, separate journal entry, posting, or none of the above. So there can be some cases जहां पे हम कुछ transactions को क्लब करके लिख रहे हैं. जैसे लेट सपोज आपने पेमेंट करी, दो चीजों के लिए एक साथ आपने पेमेंट करी. जैसे एक पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं, आप उसे सैलरी की पेमेंट भी कर रहे हैं और आप उसे रेंट की पेमेंट भी कर रहे हैं. आपने उसे सैलरी दी 5000 की और रेंट दिया आपने लेट सपोज 10,000 का, आप उसे एक साथ पेमेंट कर रहे हैं. तो आप इस ट्रांजेक्शन को इकट्ठे मर्ज करके एक ही एंट्री यहां पे डाल सकते हैं, रेदर देन कि आप दो एंट्री डालें, सैलरी डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश, दो एंट्री अलग अलग डालने की बजाय हम एक ही एंट्री डाल सकते हैं और उसी में दोनों एस्पेक्ट्स को क्लब कर सकते हैं. और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, इसे बोला जाता है अ कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसमें हमने सेपरेट जो ट्रांजैक्शंस थी, सेपरेट जो हेड्स थे, उनको क्लब कर दिया, कंपाउंड कर दिया, और इसीलिए इसे कंपाउंड एंट्री का नाम दिया जाता है. और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास बन जाएगा. अब जरूरी नहीं है कि मैंने डेबिट दो रखे थे, क्रेडिट एक रखा था. आपके पास उल्टा केस भी हो सकता है कि डेबिट एक ही हो और क्रेडिट आपके पास दो हो जाए. तो ऐसा वाला केस भी हमारे पास हो सकता है और वो भी कंपाउंड एंट्री ही माना जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever errors are noticed in the accounting records they should be rectified. Options are at the time of preparation of trial balance, without waiting the accounting year to end, after the preparation of final accounts, or in the next accounting year. तो आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको कोई गलती, कोई एरर वहां पे दिखा, तो आपको उसे कब रेक्टिफाई कर लेना चाहिए? क्या आपको वेट करना चाहिए कि साल खत्म होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, तब हम उन्हें ठीक करेंगे, या फिर जब पता चला तभी ठीक कर लेना चाहिए? देखो, आइडियली अगर आपको कोई गलती पता चली तो साल के एंड का इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको उसी समय उसे ठीक कर लेना चाहिए. तो यू शुड रेक्टिफाई द एरर विदाउट वेटिंग फॉर द अकाउंटिंग ईयर टू एंड. तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए. और अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा, मार्क किया, तो बिल्कुल सही आंसर आपने यहां पे दे दिया. तो बहुत लॉजिकल आंसर था और उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी. चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं. ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर गो टू. तो आपके रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दो टाइप के ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिलते हैं. एंड टाइम एंड अगेन वी हैव डिस्कस्ड कि जो आपके कैपिटल नेचर के आइटम्स रहते हैं वो नॉर्मली आपके बैलेंस शीट की तरफ भागते हैं, और रेवेन्यू नेचर के जो आपके आइटम्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं. तो आपने गुड सेल किए, उससे आपको सेल्स का रेवेन्यू हुआ, आपने सैलरी पे किया, परचेसेस किया, आपने रेंट पे किया, सो दे आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिपेयर का खर्चा, तो सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सभी रेवेन्यू रिसीट, हमारे रूटीन नेचर के जो रिसीट्स हैं, दे ऑल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आप करेक्ट आंसर आसानी से वैसे मार्क कर सकते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहां पे आ रहा है, बट देखो यहां पे एक और ऑप्शन आ रहा है, आइदर ए और बी. तो एक बार ए वाला भी देख लेते हैं. हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट. तो अब यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं क्या? जी बिल्कुल आते हैं. देखो आइडियली क्या होता है, अगर मैं बात करूं, हमारा जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये इस तरीके से बनाया जाता है. इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट होता है और नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है.
सेल्स आ जाती है, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, और यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया वो नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और फिर आपके बाकी खर्चे जैसे आपका रेंट है, सैलरी है, वो सब आ जाते हैं, और अल्टीमेटली आपका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे डिटरमाइन हो जाता है। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही बनाए जा रहे हैं, और इसमें रेवेन्यू नेचर के रिसीट, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा, द एप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया था यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो बात काफी कर ली थी, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि रेवेन्यू नेचर के जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर है वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता है, और इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का आंसर चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर डी एज डिस्कस्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, depreciation of fixed assets is an example of dash expenditure, revenue, deferred revenue, capital or none of the above। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीद कर लाते हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हम मशीन खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट की अगर हम परचेज कर रहे हैं, इट इज क्लासिफाइड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाता है। बट ये जो फिक्स्ड एसेट है, अगर आप इसकी रिपेयर करा रहे हैं, अगर आप इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इस पे कोई पेंटिंग वेंटिंग करा रहे हैं जिससे इसका कोई इंप्रूवमेंट एफिशिएंसी में नहीं हो रहा, कोई लाइफ नहीं बढ़ रहा, नॉर्मल रूटीन नेचर का रिपेयर हो रहा है, डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस है, तो ये सारे जो हैं ये आपके डायरेक्टली पी&एल में जा रहे हैं एंड दे आर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो फिक्स्ड एसेट को परचेज करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट फिक्स्ड एसेट से जुड़े हुए बाकी चीजें, उसका रूटीन नेचर का रिपेयर, उसका डेप्रीसिएशन, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्लासिफिकेशन जो है आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, और यहां पे आप करेक्ट आंसर आई होप अब इजीली मार्क कर पा रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए अगला सवाल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज डैश फॉर द बिजनेस। देखो हमारे पास ना एक बिजनेस है और बिजनेस को चलाने वाला प्रोप्राइटर है। लेट्स सपोज मेरा एक बिजनेस है, मैं पेन बेचता हूं और पेन का मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं हूं इस बिजनेस का प्रोप्राइटर, ओनर, और मैं ये बिजनेस को चला रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहां पे मेरे बिजनेस के अंदर मैं कुछ पैसा डाल रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने पैसा 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर डाला हुआ है, और यहां से मैं कुछ पैसे विड्रॉ भी कर सकता हूं, निकाल भी सकता हूं। जैसे लेट्स सपोज मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने यहां से 5,000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए। अब ये जो कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाया हुआ है, मैं बिजनेस को समझाता हूं, देखो मैं बिजनेस को समझाता हूं कि अरे बिजनेस, ये पैसा मैंने तुम में लगा दिया, अगर ये पैसा मैं किसी बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करता तो मुझे उस पे इंटरेस्ट मिलता, मुझे उस पे अर्निंग होती, बट ये पैसा तो मैंने तुम पे लगा दिया है, तो मुझे कम से कम इतनी कमाई तो करके देना कि मेरा वो इंटरेस्ट तो रिकवर हो जाए। तो जो बिजनेस है ना, देखो वो यहां पे मेरे को क्या बोलता है, बिजनेस कहता है कि कोई बात नहीं, आपका जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, आप उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मेरे से वसूल लिया करो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। तो जो कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है, उस कैपिटल के ऊपर, दिस इज द कैपिटल पार्ट, इस कैपिटल के ऊपर बिजनेस जो है वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। अब मैंने यहां से 5,000 रुपीज जो है विड्रॉ कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब बिजनेस कहते हैं जनाब देखिए, आपने 1 लाख रुपए डाले और आपने इंटरेस्ट मांगा, अब आपने 5,000 यहां से निकाले, तो अब मेरा हक बनता है कि मैं आपसे इंटरेस्ट मांगू, कि जो ड्राइंग्स आप मेरे से कर रहे हैं, जो पैसा आप मेरे से लेकर जा रहे हैं, उस पैसे पे मैं अब आपसे इंटरेस्ट वसूलूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपसे वसूलूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे पास था वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस की तरह था, बट जो ड्राइंग्स हैं उस पे बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, और ये बिजनेस की एक इनकम की तरह यहां पे हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास क्या होने वाला है, बिजनेस के लिए एक गेन होने वाला है। तो करेक्ट आंसर गाइस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, गेन। And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well. चलिए यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, an amount of rupees 200 received from A credited to B would affect। तो हमें 200 रुपीज का जो अमाउंट है वो हमें ए से मिला, ठीक है। अगर आपको ए से 200 रुपीज मिल रहे हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे, आप कहेंगे कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, उसे डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे ए को। बट आपने क्या किया,
आपने उसे क्रेडिट कर दिया, किसको, बी को क्रेडिट यहां पे कर दिया। तो अब इससे कौन सा, किसका अकाउंट इफेक्ट होगा, ए और बी दोनों का, ए का, बी का, या फिर कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट तो कोई इफेक्ट यहां पे नहीं हो रहा है। ए का अकाउंट इफेक्ट होगा क्या, हाँ जी, ए का अकाउंट इफेक्ट होगा क्योंकि उसका बैलेंस गलत शो करेगा। आपने यहां पे जो 200 का क्रेडिट ए को करना था वो नहीं किया, उसका बैलेंस गलत शो करेगा। और ऐसी बी का बैलेंस भी गलत शो करेगा। आपने यहां पे बी को क्रेडिट कर दिया तो उसका बैलेंस भी अब गलत हो जाएगा, आपको सही बैलेंस शो नहीं करेगा। ए और बी दोनों के अकाउंट में आपने यहां पे गड़बड़ कर दी है, दोनों के बैलेंसेस अब सही निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए बन गया, अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ। Next question. A suspense account facilitates the preparation of dash even when the dash has not tell it. So my dear friends, we all know about the trial balance. ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके सभी डेबिट और क्रेडिट आ जाते हैं। एंड आइडियली डेबिट और क्रेडिट आपके बराबर होने चाहिए, दे शुड बी इक्वल। बट कई बार क्या होता है, ये इक्वल नहीं आते। लेट्स सपोज मेरा डेबिट का टोटल आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट का टोटल मेरे पास निकल कर आ रहा है 99,000। तो अब इस केस में मेरे को यहां पे कोई गड़बड़ कर दी है, उसे पहचानना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत करी कि वो गड़बड़ मिल जाए, बट वो नहीं मिली, कोई एरर मुझे नहीं मिल रहा है। तो अभी मेरे को क्या करना है, अपना बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाना है। तो अभी मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि जब तक नहीं मिलती गलती तब तक उसे रोके रखूं। ऐसे तो हो सकता है कि कई दिन, महीने, साल लग जाए गलती ढूंढते ढूंढते। और इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों साइड को बराबर बनाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करता हूं। सस्पेंस अकाउंट डाल देता हूं, उसका बैलेंस डाल देता हूं 1000 का क्रेडिट, और इससे मेरा ये वाला जो साइड है उसका टोटल भी 1 लाख मुझे शो कर देता है। तो मैं एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर देता हूं ताकि मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, और इसे नाम दे देता हूं सस्पेंस अकाउंट। जब मुझे गलती फ्यूचर में मिल जाएगी तो मैं इस सस्पेंस अकाउंट को फ्यूचर में क्लोज कर दूंगा। तो एक सस्पेंस अकाउंट की आपने हेल्प ली अपने ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने में। जब आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा क्योंकि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पे तैयार करनी थी, तो यहां पे आपका आंसर क्या बनना चाहिए, अ सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस हैज नॉट टैलीड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहां पे, करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी यहां पे बनेगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question. Advertisement expenditure of rupees 10,000 paid on 30th December, advertisement in respect of which has appeared in the magazines of January 2010. The expenditure will be, अब देखिए आपने 10,000 एडवर्टाइजिंग के लिए पेमेंट किया और ये पेमेंट आपने दिसंबर में तो कर दिया, बट अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आपको कब हो रहा है, जनवरी में हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये पेमेंट मैंने एडवांस में कर दिया तो क्या सही होगा, जी सर, आपने पेमेंट जो है वो यहाँ पे एडवांस में कर दिया, पहले आपने पेमेंट यहाँ पे कर दिया। तो पहले मैंने अगर पेमेंट कर दिया और उसका फायदा मुझे आगे मिल रहा है, तो ये एडवांस जो मैंने अभी पे किया, मेरे पास एक हक आ गया, मेरे एक एसेट क्रिएट हो गया कि अगले महीने में अपनी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लगवा लूंगा। तो मैंने जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पे किया मेरे लिए एक एसेट की तरह यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज बेसिकली सम प्रीपेड एक्सपेंस जो मैंने इनकर कर दिया, जिसका फायदा मुझे अगली बार मिलने वाला है। ऑप्शंस हैं, शोन एज एक्सपेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2009। नहीं, तो मेरा 2009 का एक्सपेंस नहीं है तो मैं उसे अपना एक्सपेंस नहीं शो करूंगा। शोन एज लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, ये मेरा एक एसेट है ना कि लायबिलिटी, तो ये भी गलत हो जाएगा। शोन एज प्रीपेड एक्सपेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, तो बिल्कुल एक प्रीपेड एक्सपेंस है, एक एसेट है, और मैं इसे इसी की तरह शो करूंगा जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा 2009 की। ओके, तो करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे बनेगा। सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A purchased a computer costing rupees 10,000. Repairing expenses rupees 1,000 and miscellaneous expenses rupees 500 were incurred by him on the computer. He sold the computer at 20% margin on the selling price. The sales value is going to be. तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का, इसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। और इस सवाल के अंदर आपको बोला जा रहा है कि आपने जो कंप्यूटर बेचा इट इज एट अ मार्जिन ऑफ 20% ऑन दी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं सेलिंग प्राइस इज एक्स, तो मेरा मार्जिन कितना हो जाएगा जी, 0.2x का मेरा मार्जिन यहां पे हो जाएगा। यानी कि मेरा जो कॉस्ट निकल कर आएगा डेट इज गोइंग टू बी 0.8x का मेरा कॉस्ट यहां पे हो जाएगा।
और ये कॉस्ट में मेरा क्या क्या चीजें आ रही हैं। मैंने कंप्यूटर खरीदा 10,000 का, उस पे 1000 का खर्चा भी किया, 500 का खर्चा भी किया, तो टोटल मैंने उसके ऊपर 11,500 का खर्चा कर दिया है। और अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो फटाफट से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए जी क्या निकल कर आने वाला है। और अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर जो निकल कर आया होगा, कितना निकल कर आया होगा, फटाफट से बताओ क्या निकल कर आया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 14,375। आप इसे सॉल्व करेंगे इट वुड बी 14,375। आई होप आपका मैथ्स के अंदर हाथ टाइट नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स में भी जगह जगह मैथ्स की टेस्टिंग होती रहती है। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश फॉर द बिजनेस, इनकम, एक्सपेंस, गेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। And my dear friends, if you are preparing for upcoming UPSC, EPF examination, then we have different courses to guide you, and the aim is your success। और इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन मेल अस एट hello@edutab.co.in। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।